एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी MCQ बेसिस के ऊपर। और MCQ के अंदर हम क्वेश्चंस के साथ साथ में और भी हम MCQs सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपने पीछे की 2 क्लासेस के अंदर देख लिया होगा। और ये MCQs आपके आने वाले एग्जाम से राजस्थान CHO, उत्तराखंड CHO, RML, PGI और जो अपने मेन क्वेश्चंस रहते हैं उनमें वो नोट सेट के अंदर भी काफ़ी अच्छी संभावनाएँ हैं कि उनके जो टॉपिक्स है जो हम लेते हैं वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यूजिंग ए मिनिमल एंड सेफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट मास। ठीक है, ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन है जो कि काफ़ी कम रेंज की रेडिएशन और काफ़ी सेफ अमाउंट में रेडिएशन को जो है वो ब्रेस्ट के ऊपर डालता है, जिससे काफ़ी कम रेडिएशन मिलता है और जो सेफ भी होता है पेशेंट के लिए। ऑप्शन ए CT स्कैन, मेमोग्राम, एंजियोग्राम या फिर लिम्फेंजियोग्राम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ब्रेस्ट मास का अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो ब्रेस्ट मास के अंदर अपन क्या करते हैं, मेमोग्राम करते हैं। ठीक है, मेमोग्राम करते हैं। मेमोग्राम के अंदर क्या होता है, काफ़ी कम एक रेडिएशन का एक्सपोजर किया जाता है पेशेंट के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेमोग्राम क्यों करते हैं अपन, पता लगाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर का। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए मेमोग्राम करते हैं। CT स्कैन में काफ़ी हाई अमाउंट में अपने को रेडिएशन देखने को मिलता है। एंजियोग्राम क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। लिम्फेंजियोग्राम में क्या होता है, स्टडी ऑफ लिम्फ वेसल्स। ओके, अपना फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मेमोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द। ठीक है, टोनोमेट्री क्या है, किसको मेजर करता है टोनोमेट्री। ठीक है, ऑप्शन है अपने प्रेशर इनसाइड द लंग्स, बी है प्रेशर इनसाइड द ईयर, सी है ब्लड प्रेशर, डी है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। ठीक है, जो टोनोमेट्री है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसको मेजर करती है। टोनोमेट्री जो है वो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को मेजर करती है। ठीक है, इसके बारे में अपन कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नॉर्मल इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 10 to 21 mm of Hg। ओके, और बेस्ट टोनोमेट्री कब की जाती है, पहले अपन ये देख लेते हैं कि नॉर्मल जो ये रहता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, ये नॉर्मल कब रहता है, मॉर्निंग के टाइम पे इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो रहता है वो रहता है हाई। इवनिंग के टाइम पे ये रहता है लो, बट आफ्टरनून में ये अपना जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है वो एग्जैक्ट इनके बीच में ही रहता है। ठीक है, बेस्ट कब करना होता है टोनोमेट्री को। ठीक है, टोनोमेट्री से अपन इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर अगर मेजर करते हैं तो बेस्ट टाइम क्या है, वो है आफ्टरनून में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका लेवल जो बढ़ गया है, ये 10 से ऊपर चला गया तो उसको ग्लूकोमा की कंडीशन बोल देंगे, कम हो गया है तो। ठीक है, ये स्लाइटली वेरी करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट अपना जो रहेगा वो रहेगा टोनोमेट्री को जो है वो आफ्टरनून के अंदर किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन बनता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर से, वो है अगर इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है वो 21 mm of Hg से ज़्यादा होता है, ओके, सडन या फिर अपने जो क्रोनिक वे में। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोमा। ओके, ग्लूकोमा में क्या होता है, इंक्रीज इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। ठीक है, अब ग्लूकोमा को अपन दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, साइलेंट थेप ऑफ आई। ठीक है, ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि एक तो ग्लूकोमा के अंदर जो एक्वस ह्यूमर होता है, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, या फिर जो एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज का वे है वो हो जाए क्लोज। ठीक है, बेसिकली अपने 2 टाइप के ग्लूकोमा देखने को मिलता है। इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में जब होता है ये पेशेंट को, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कोई भी पेन देखने को नहीं मिलता है,
ठीक है, इसीलिए इसी को बोला गया है साइलेंट थीफ्ट ऑफ आइज। ठीक है, पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा और वो एक ब्लाइंडनेस की ओर बढ़ता हुआ रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पेशेंट को पेन नहीं होगा। और सेकंड, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें किस प्रकार का विजन लॉस हो देखने को मिलता है, कौन सा विजन इसमें अफेक्ट होता है, तो वो होता है पेरीफेरल विजन। ओके, पेरीफेरल विजन जो है वो इसके अंदर अफेक्ट देखने को मिलता है। या फिर अपन कह सकते हैं कौन सा साइन देखने को मिलेगा, टनल साइन, टनल साइन। ओके, टनल साइन भी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है जो प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ये ग्लूकोमा क्या होता है, एक तो ये होती है इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कंडीशन होता है। इसके अंदर जो होता है वो एंगल जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, जो भी एक्वस ह्यूमर जो बना है वो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाता है किसके अंदर, कैनाल ऑफ स्लैम्स के अंदर। ठीक है, प्रॉपर वे में ड्रेन नहीं हो पाता है। इसको अपन बोलते हैं, क्यों नहीं ड्रेन हो पाता है, क्योंकि इसका जो एंगल होता है वो होता है क्लोज। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट, इसके अंदर अपन ड्रग क्या क्या देंगे, जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है इसके अंदर हम ड्रग में देंगे टीमोलोल। ओके, टीमोलोल ड्रग को अपन इसके अंदर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये किस कैटेगरी की ड्रग है, तो ये है बीटा ब्लॉकर। ओके, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है कौन सी, टीमोलोल, जो किस में हेल्प करती है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, अब बता प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा के अंदर ड्रग कौन सी अपन देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर क्या रखेंगे अपन, इसके अंदर रखेंगे लेंटानोप्रास्ट, लेंटानोप्रोस्ट। ठीक है, लेंटानोप्रोस्ट इसके अंदर अपन ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं। ओके, साथ ही साथ इसके अंदर और कौन कौन सी अपन ड्रग दे सकते हैं, जो वो है पाइलोकार्पिन एंड दूसरी है फाइसोस्टिगमाइन, स्टिगमाइन। ठीक है, फाइसोस्टिगमाइन भी अपन इसके अंदर दे सकते हैं। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोमा के अंदर जो होता है वो एट्रोपिन को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं, एट्रोपिन कॉन्ट्रा इंडिकेट को एट्रोपिन को जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं। ठीक है, एट्रोपिन का एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं यहाँ पे, एट्रोपिन का एंटीडोट कौन सा है, फाइसोस्टिगमाइन। ओके, फाइसोस्टिगमाइन को जो है वो एट्रोपिन का एंटीडोट भी होता है। सो ये रहा अपना ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन डी जो है वो रहेगा करेक्ट। अपन ने इसके अंदर आईओपी देख लिया, आईओपी से खोज होने वाली अपन को डिजीज को भी अपन ने इसमें सोल्व कर लिया है। इसके अपन ने मोस्ट ऑफ द साइन सिम्टम देख लिया है और मोस्ट ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस देख लिया है। और इनके अंदर अपने एंटीडोट का वो एंटीडोट भी अपन ने देख लिया है एट्रोपिन का। एट्रोपिन का एंटीडोट कौन सा होता है, फाइसोस्टिगमाइन। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके अंदर एक और सर्जरी कौन सी कर सकते हैं, ये भी अपन देख लेते हैं। सर्जरी अपन इसके अंदर कर सकते हैं कैन्युलोप्लास्टी, कैन्युलोप्लास्टी अपन इसके अंदर सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, कैन्युलोप्लास्टी के अंदर क्या होता है कि कैनाल ऑफ जो स्लैम होती है, ठीक है, कैनाल ऑफ द स्लैम होती है, उनके अंदर ओपनिंग की जाती है कि जहाँ जो ड्रेन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उसके अंदर ओपनिंग करके इसको ठीक किया जाता है कैन्युलोप्लास्टी के अंदर। ओके, ये भी एक क्वेश्चन बन गया अपने। नेक्स्ट ऑप्शन जो बी है, प्रेशर इनसाइड द ईयर, इसको हम टोनोमीटर से नहीं देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए अपने स्पाइग्नोमीनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन्फ्लामेशन ऑफ फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, एंडोमेट्राइटिस, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस या फिर साल्पिंजाइटिस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट चलते हैं आंसर के ऊपर। एंडोमेट्रियम का जो फिलोपियन ट्यूब का जो इन्फ्लामेशन होता है वो होता है बेसिकली साल्पिंजाइटिस। ओके, साल्पिंजाइटिस अपने को अपन बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को। एंडोमेट्राइटिस किसको बोलेंगे, यूट्रस के इन्फ्लामेशन को। वेजिनाइटिस किसको बोलेंगे, वेजाइना के इन्फ्लामेशन को, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को। और सर्विसाइटिस किसको बोलेंगे, सर्विक्स के। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सो अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है, ए क्लाइंट ब्रीथ हैविंग ए फ्रूटी ऑर्डर। ओके,
एक पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसकी जो ब्रीथ के अंदर अपने को फ्रूटी ऑर्डर देखने को मिलती है, ये किसको सजेस्ट करती है? ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो फ्रूटी ऑर्डर किसको सजेस्ट करती है? एल्बुमिनूरिया, कीटो एसिडोसिस, एसिडिटी या फिर प्रोटीन यूरिया। जो फ्रूटी ऑर्डर है ये अपने को किस में देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है कीटो एसिडोसिस के अंदर। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग और अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। कीटो एसिडोसिस किस में देखने को मिलेगा? डायबिटिक मेलिटस टाइप फर्स्ट में देखने को मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लो अमाउंट के अंदर या फिर ना के बराबर इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। ओके, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ग्लूकोज का लेवल अगर 300 से 600 mg तक बढ़ गया है सो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, DKA। अब इसके अंदर अपने को कुछ साइन देखने को मिलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर। कौन कौन से देखने को मिलता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। फर्स्ट साइन देखने को मिलता है अपने को इसमें कुसुमल रेस्पिरेशन। कुसुमल रेस्पिरेशन। ओके, इसी के साथ ही क्या देखने को मिलता है? फ्रूटी ऑर्डर। ये तो अपने को क्वेश्चन में मिल गया, फ्रूटी ऑर्डर देखने को मिलता है पेशेंट में। ठीक है, इसी के साथ ही पॉलीफेजिया भी देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया भी देखने को मिलता है और पॉलीडिप्सिया भी देखने को मिलता है। ओके, सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से फ्रूटी ऑर्डर जो है वो अपने को देखने को मिलती है पेशेंट में। और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो हम आने वाली क्लासेस के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए है एल्बुमिनूरिया। एल्बुमिन का यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना, दिखना, उसको अपन बोलते हैं एल्बुमिनूरिया। एसिडिटी में HCl के लेवल अगर अपने बॉडी में बढ़ जाता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करता है, ये इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडिटी। एंड प्रोटीन का अगर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहा वो है कीटो एसिडोसिस, जो कि डायबिटिक 1 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंजियल मसल एलिसिटेड बाय टचिंग द बैक ऑफ द थ्रोट। ठीक है, ये पेशेंट का माउथ है, ये जो बैक ऑफ द थ्रोट है इसको अपन टच करते हैं तो जो अपनी जो फेरिंजियल जो मसल होती है उनके अंदर आता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कौन से रिफ्लेक्स की वजह से आता है? ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ब्लिंक रिफ्लेक्स, बर्जिंस्की रिफ्लेक्स या फिर गैग रिफ्लेक्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना गैग रिफ्लेक्स। ओके, इसको अपन बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। जब भी अपन फेरिंजियल मसल को टच करते हैं तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है ऑप्शन ए बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ठीक है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है? बेबिंस्की रिफ्लेक्स में जो बिग टो होता है, अपना बिग टो होता है, उसका क्या देखने को मिलता है? डोर्सीफ्लेक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ बिग टो। ठीक है, जब अपन जो लेटरल प्लांटर सरफेस होती है फुट में, कौन सी सरफेस? लेटरल प्लांटर सरफेस है, उसको अपन लोअर से लेके अपर तक अपन जब स्टोकिंग करते हैं, ठीक है, तब क्या देखने को मिलता है? डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ बिग टो। लाइक ये अपना नॉर्मल पैर है, ये अपना टो है यहाँ पे। ठीक है, जब अपन नीचे से ऊपर की साइड में अपन स्टोकिंग करते हुए जाएंगे सो इसका क्या मिलेगा? जो अपर टो है इसका अपने को डोर्सीफ्लेक्शन मिलेगा। ओके, और जो रेस्ट ऑफ द अपनी जो टोज है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इधर देखने को मिलेगी और ये इधर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है अपना ब्लिंक रिफ्लेक्स। ब्लिंक रिफ्लेक्स में क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी क्लोजर ऑफ अपनी आईलिड का इनवॉल्यूंटरी क्लोजर होता है। ओके, इसको अपन बोलते हैं ब्लिंक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आता है बर्जिंस्की रिफ्लेक्स। बर्जिंस्की रिफ्लेक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है, ये क्वेश्चन भी बनता है। ये अपने मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है, मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है बर्जिंस्की रिफ्लेक्स। इसमें क्या करते हैं? जब अपन हेड का ओके पेशेंट के अंदर अपने वो एक कैसे करते हैं अपन? हेड का अपन पैसिवली फ्लेक्स करते हैं अपने हेड को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? इनवॉलेंट्री नी फ्लेक्स होता है इसके अंदर, इनवॉलेंट्री नी फ्लेक्स अपन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपना एक जनरल पेशेंट है, जब अपन इसका हेड को फ्लेक्स करेंगे तो यहाँ से नी भी
फ्लेक्स अपने को देखने को मिलेगा। ये क्लासिकल साइन है अपना किसका, मेनिंजाइटिस का। ओके, एक और आता है अपना कर्निंग साइन, ठीक है। ये 2 साइन इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना आज का, क्वेश्चन है अपना आज का, सॉरी, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच ब्लड वेसल्स। अपनी जो शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है कौन सी ब्लड वेसल्स की वजह से बनती है? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सो एंटीबॉडीज जो है वो मेनली कौन बनाती है? वो बनाती है बीटा लिम्फोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट जो सेल होती है वो बनाती है एंटीबॉडीज, ठीक है। सो लिम्फोसाइट्स है ये मेनली 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो है वो मेच्योर कहाँ होती है? ये होती है थाइमस में। एंड बी लिम्फोसाइट मेच्योर कहाँ होती है? स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स में, ठीक है। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स के अंदर ये मेच्योर होती है और ये क्या करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है अपना न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है अपनी बॉडी का, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है अपनी बॉडी का। बेसोफिल क्या करती है? अपने बॉडी में एलर्जन से सुरक्षा करती है, पैरासाइट इन्फेक्शन से बचाती है। साथ ही साथ इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। कैसे करती है? हिपेरिन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का, टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ। जो टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये कौन सी डिजीज के स्टेज को अपन को बताती है? पेन, डिप्रेशन, कैंसर या फिर ओबेसिटी, ठीक है। जो बता देता हूँ करेक्ट आंसर इसका, टीएनएम क्लासिफिकेशन है जो मेनली कैंसर के स्टेज को बताती है, ठीक है। कैंसर की स्टेज अपने को पता करनी होती है तो अपन क्या करते हैं? टीएनएम क्लासिफिकेशन। कैसे करता है टीएनएम क्लासिफिकेशन? टी मीन्स क्या होता है? टी मीन्स होता है साइज ऑफ ट्यूमर। एन मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ नियर बाई लिम्फ नोड्स। एंड एम मतलब मेटास्टेसिस, ठीक है। जो प्राइमरी ट्यूमर होता है वो वो दूसरे पार्ट में भी अपनी बॉडी को अफेक्ट करता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्यूमर का मेटास्टेसिस होना, ठीक है। सो टीएनएम क्लासिफिकेशन बेसिकली किसके लिए काम में आता है? डिप्रेशन के लिए काम में लिया जाता है। अब कैंसर के लिए काम में लिया जाता है। अब है अपना डिप्रेशन को क्लासिफिकेशन के लिए मेनली अपने को DSM 4th में क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है इसका, और साथ ही में ICD-10 में इनका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन देखते हैं ओबेसिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ओबेसिटी का क्लासिफिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा अपने को? BMI में, ठीक है। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है? पूछते हैं कई बार CHO जैसे एग्जाम्स में, बॉडी मास इंडेक्स। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो CHO के एग्जाम्स में आने वाले आते हैं। नॉर्मल BMI क्या होती है किसी भी पर्सन की? वो होती है 18.5 से 24.9, ठीक है। 24.9 होती है, वो होती है नॉर्मल। अब इसको अपन ओवरवेट कब बोल देंगे? ओवरवेट इसको अपन कब बोलेंगे? ओवरवेट बोल देंगे इसको अपन जब ये 25.0 से 29.9 के बीच में अगर BMI आती है किसी नॉर्मल पर्सन की, उसको अपन बोलते हैं ओवरवेट। ओबेस कब बोलेंगे अपन? ओबेस की स्थिति में कब आएगा पेशेंट? जब वो इसका BMI का जो रहेगा वो 30 के अबव चला जाएगा, तब वो रहेगा ओबेस। ओबेस का भी क्लासिफिकेशन होता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री, ठीक है। ये जनरली पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स के अंदर, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है बनता है इससे, बट आपको बता देता हूँ मैं। इसके अंदर जब 30 से लेकर 34.9 तक रहता है वो 1st डिग्री में आता है। 35 से लेके 39.9 तक रहता है ये अपना रहता है 2nd डिग्री ओबेसिटी में। एंड 3rd डिग्री में रहता है मोर देन 40 या मोर देन 40 में। नेक्स्ट है अंडरवेट से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि अंडरवेट की कंडीशन BMI में किसे कहते हैं? अंडरवेट होता है लेस देन 18.5, ओके। इसी कंडीशन आएगी तो ये होती है अंडरवेट, ठीक है। तो ओबेसिटी को अपन किससे देखते हैं? BMI से देखते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी? बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मल वैल्यू क्या है? 18.5 to 24.9। सो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज डायग्नोज टू हैव फ्लूइड एंड एयर प्रेजेंट इन लंग्स। एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और उसका डायग्नोस हुआ है कि उसके जो लंग्स में है वो फ्लूइड है और एयर का कलेक्शन हुआ है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, बेसिकली एक टर्म पूछी गई है आपको कि भाई फ्लूइड एंड एयर कलेक्शन होता है लंग्स में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। हीमोथोरिक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स, न्यूमोथोरिक्स या फिर न्यूमोथोरिक्स। सो अपन फ्लूइड को, आप सभी को पता है, फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रो, एंड एयर को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमो, ठीक है। तो अपना जो करेक्ट आंसर बन जाता है इसके क्वेश्चन के अंदर वो बन जाता है बी, हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स, ठीक, ओके। हीमोथोरिक्स का मतलब होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड, सो ब्लड तो इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर क्योंकि फ्लूइड एंड एयर है। एंड न्यूमो मतलब ब्लड और एयर का नहीं पूछा गया है, या फिर केवल न्यूमो, अगर एयर है उसको केवल न्यूमोथोरिक्स के बारे में नहीं पूछा है इसके अंदर, न्यूमो मीन्स एयर इन थोरिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपने पास में हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड। कॉर्निया के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसको अपन बोलेंगे केरेटाइटिस, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है केरेटाइटिस। केरेटाइटिस को अपन बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। कंजक्टिवाइटिस को किसको बोलेंगे, कंजक्टाइवा के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होना कंजक्टिवाइटिस। स्क्लेराइटिस में क्या बोलेंगे, स्क्लेरा के अंदर अगर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस कंडीशन को बोलेंगे स्क्लेराइटिस। अब एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये ट्रोकोमा क्या है, ठीक है। ट्रेकोमा क्या होता है, ट्रेकोमा एक कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि क्या करती है, ब्लाइंडनेस को कॉज करती है, ठीक है। ट्रेकोमा एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि ब्लाइंडनेस को कॉज करती है। कॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, कॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। बैक्टीरिया क्लेमाइडियम ट्रेकोमेटिस जो है वो इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और ये स्प्रेड कैसे होती है, ठीक है, ये स्प्रेड होती है अपने जो कॉन्टैक्ट से, ठीक है, कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर WHO ने कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। सो WHO ने इसके लिए एक स्ट्रेटजी चलाई थी, ठीक है, सेफ स्ट्रेटजी, SAFE, ठीक है। सेफ स्ट्रेटजी इसके लिए चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, कई बार क्वेश्चन आता है, ये चलाई गई थी 1993 के अंदर। एस का क्या मीनिंग हुआ, सर्वे करना है, ओके, सॉरी सर्वे नहीं, सर्जरी करनी है। एस से मतलब हो गया सर्जरी, एंड ए से हो गया अपना एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में अपन क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन अपने पेशेंट को चलाएंगे। एंड एफ का मतलब हो गया फेशियल क्लीनिनेस, FACI, फेशियल क्लीनिनेस, फेशियल क्लीनिनेस अपन करेंगे इसके अंदर। और अपन क्या देखने को, ई में अपन देखेंगे इसके अंदर एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, एनवायरमेंटल को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। सो ट्रेकोमा क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो ब्लाइंडनेस को कोज करती थी कम्युनिटी के अंदर। पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट है इसके अंदर बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। इसी के साथ ही किससे फैलती है, ये कॉन्टैक्ट से फैलती है, फेशियल। इसके लिए क्या करना चाहिए, WHO ने इसके लिए एक स्ट्रेटजी चलाई थी, उसको अपन बोलेंगे सेफ स्ट्रेटजी, जो कि 1993 के अंदर चलाई गई थी। इसके अंदर एस मीनिंग होता है सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीननेस एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट किया जाता है सेफ स्ट्रेटजी के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर इज नोन एज। सर्जिकल रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर इज नोन एज, गाल ब्लैडर का सर्जिकली रिमूव करना क्या कहलाता है, कोलेसिस्टेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, कैरोटिड, एंडाटेरेक्टोमी या फिर अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी में क्या आता है, अपेंडिक्स। हिस्टेरेक्टोमी में क्या आता है, यूट्रस। कैरोटिड एंडारेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं कि अपन जो कैरोटिड आर्टरी के अंदर, कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो भी ब्लॉकेज आता है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। सो ये तो तीनों ऑप्शन अपने गलत हो गए। अब बचा क्या,
कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कोलेसिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। अगर वर्टिगो किसी भी पर्सन को हुआ है तो ये बेसिकली किस वजह से हुआ है, क्या प्रॉब्लम, किसके अंदर प्रॉब्लम होती है तो अपने को वर्टिगो देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे देखिए ऑप्शंस में से किस में प्रॉब्लम होती है तो उसको अपन वर्टिगो जो है वो प्रेजेंट मिलता है पेशेंट के अंदर। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल ईयर, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर और इनर ईयर। ओके, वर्टिगो में क्या होता है कि पर्सन जो है वो अपना प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाता है। ठीक है, सो बैलेंस बनाने में जो ईयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अपन जो अगर किसी पर्सन के ईयर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं तो उस पेशेंट के जो बैलेंसिंग जो है वो प्रॉपर अच्छे से नहीं रहेगी। सो ईयर में भी कहाँ पे कौन सा ईयर का पार्ट है जो इम्पोर्टेंट रहता है, वो रहता है इनर ईयर। अगर इनर ईयर में किसी भी पेशेंट की अगर प्रॉब्लम रहती है तो उसको अपन वर्टिगो देखने को मिलता है। ठीक है, वर्टिगो अगर इनर ईयर में हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरीफेरल वर्टिगो। ठीक है, और अगर ये अपने स्पाइनल नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम की वजह से वर्टिगो हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे सेंट्रल वर्टिगो। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इनर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, बुल नेक इज सीन इन सीवियर फॉर्म ऑफ विच डिजीज। नीचे देखिए ऑप्शंस में से बुल नेक कौन सी डिजीज की सीवियर फॉर्म में अपने को देखने को मिलता है। बुल नेक, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा पेशेंट जिसके अंदर नेक जो है वो बड़ी देखने को मिलती है पेशेंट में। गोइटर, ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस या फिर डिप्थीरिया या फिर मम्स। सबसे पहले तो बुल नेक होता क्या है ये अपन देख लेते हैं। बुल नेक में अंदर क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड ऑफ या फिर एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। किसका, लिम्फ नोड के साथ में क्या है देखना, एडिमा भी अगर देखने को मिलता है कहाँ पे, नेक में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया, क्वेश्चन में भी दिया गया है बुल नेक। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगी, नेक में। अगर किसी का एनलार्जमेंट देखने को मिला है या फिर एडिमा अगर देखने को मिला है, ऐसा कौन सा डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सो बुल नेक किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिप्थीरिया का। ठीक है, सो बुल नेक जो है वो डिप्थीरिया के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब डिप्थीरिया से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अपने आने वाले CHO एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिप्थीरिया। सो डिप्थीरिया का सबसे पहले तो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। सो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म्स है इसका कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ओके, अब इसका जो एक और क्वेश्चन बनता है, ये शेप कौन सी होती है इसकी। सो चाइनीज़ लेटर की इसकी शेप देखने को मिलती है। ठीक है, ये अब कौन से होता है, लाइक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में से क्या है, ये है ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं और साथ ही साथ ये नॉन मोटाइल कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ये जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है ये कौन से मीडियम के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, कई बार मीडियम भी पूछ लेते हैं। सो मीडियम होता है लोफलर मीडियम। ओके, लोफलर मीडियम के अंदर ये ग्रो करता है। चाइनीज़ लेटर की इसकी शेप होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये आता है। ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 to 6 डे इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, और इसका क्लिनिकली पीरियड कितना रहता है, वो रहता है अपना 14 से 28 डेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहीं से, आइसोलेशन कब तक रखना चाहिए पेशेंट को। किसी पेशेंट को डिप्थीरिया हुआ है तो आइसोलेशन का टाइम कितना रहता है, 14 डे का रहता है। ओके, अब इसका साइन सिम्टम भी देख लेते हैं। साइन सिम्टम में क्या मिलता है, अर्ली क्या मिलेगा। ओके, अर्ली अपने को देखने को मिलेगा वाइटिस ग्रे। ओके, वाइटिस ग्रे एक मेम्ब्रेनियस, ओके, वाइटिस ग्रे मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कहाँ पे, अपने जो फेरिंग्स और लेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स लेरिंग्स के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वाइटिस ग्रे कलर की। ओके, जो कि अपन इजी टू रिमूव हो जाती है।
इसको अपन इजीली रिमूव कर सकते हैं, बट इन लेटर स्टेज, ठीक है, ये येलोविश एंड ग्रेइश ब्लूइश हो जाती है, ग्रेइश ब्लूइश देखने को मिलती है। और अगर इसको हम रिमूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर पेन भी देखने को मिलता है, ठीक है, जब रिमूव करते हैं तो पेशेंट के अंदर पेन होता है। नेक्स्ट साइन सिम्टम में क्या आता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बुल नेक, ठीक है, बुल नेक भी देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसका, अब साइन सिम्टम भी अपन ने देख लिया है, सो अब अपन देखेंगे इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक टेस्ट। ओके, सिक टेस्ट जो है वो अपन इसकी डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। एक टेस्ट और होता है सिक टेस्ट के मिलता जुलता टेस्ट, एक और होता है, उसका नाम है डिक टेस्ट। ओके, डिक टेस्ट इसके अंदर नहीं करते हैं, किस में करते हैं, ये करते हैं स्कारलेट फीवर में, ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, सिक टेस्ट से मिला जुला नाम आया था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ताकि आपके मेमोरी में बना रहे। ओके, और इसी के साथ ही इसके अंदर अपन वैक्सीन, डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है डीपीटी, ठीक है, ये अपन कैसे लगाते हैं, रूट क्या होता है इसका, आईएम रूट होता है। ओके, आईएम रूट होता है। और वैक्सीन से अपने को कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, ये इम्यूनिटी से तो मोस्टली क्वेश्चन आता ही है CHO एग्जाम्स के अंदर। वैक्सीन से अपने को आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। वैक्सीन से अपने को, इस वैक्सीन से अपने को क्या मिलेगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी अपने को देखने को मिलती है। इस वैक्सीन का जो डीपीटी का वैक्सीन का है जो स्टोरेज कहाँ पे करते हैं, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका स्टोरेज करते हैं। और ये कब तक अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, 5 ईयर तक अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करके रखती है। अरे एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीपीटी की वैक्सीन है ये कौन से पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, ये रहती है सीजर पेशेंट के अंदर। ओके, जिस भी पेशेंट के अंदर सीजर आता है तो उस पेशेंट को अपन डीपीटी की वैक्सीनेशन है वो नहीं करेंगे। साइड इफेक्ट क्या है डीपीटी वैक्सीन का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड इफेक्ट में अपन को देखने को मिलता है ड्रावेट सिंड्रोम, ड्रावेट सिंड्रोम, ठीक है। ड्रावेट सिंड्रोम में क्या होता है कि ये एपिलेप्सी की कंडीशन होती है, ठीक है। इस ड्रावेट सिंड्रोम भी इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। सो अपन ने यहाँ पे डिप्थीरिया को मोस्ट ऑफ द कवर कर लिया है ये अपने यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन जो बचता है अपना वो है कौन सा, गोइटर। आप सभी को पता है गोइटर कब होता है, जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है। ओके, अपनी बॉडी में जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तब क्या होता है, गोइटर होता है। इसमें क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड जो, सॉरी थाइमस नहीं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो अफेक्ट होती है। थायराइड ग्लैंड का जो है वो लार्ज, ठीक है, लार्ज जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्ज होती है, एनलार्जमेंट हो जाती है। ओके, और वॉइस भी उसकी अपने जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है, ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है गोइटर वाले पेशेंट्स के अंदर। अब क्वेश्चन है अपना ऑप्शन डी, मम्स। मम्स क्या होता है, मम्स होता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन होना। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कुछ अगर इन्फेक्शन होता है तो वो अपन इन्फेक्शन भी कौन सा, वायरल, ठीक है। मम्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मम्स है वो वायरल इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वायरल इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है। मम्स कौन सा वायरस कॉज करता है, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। मम्स से रिलेटेड भी अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है यहाँ पे। एम्फाइमा इज नोन एज, एम्फाइमा अपन किसको बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, न्यू ग्रोथ इन लंग्स। ओके, सो एम्फाइमा, एम्फाइमा पूछा है अपने को, ठीक है। एम्फाइमा किसको बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। ऑप्शन ए अपना जो है वो राइट रहेगा। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, इसको हम बोलेंगे एसाइटिस, एसाइटिस बोल देंगे या फिर पेरिटोनियल इफ्यूजन भी बोल देंगे, पेरिटोनियल इफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, हाइड्रोसील इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन। हाइड्रोसील अपन किसको बोलेंगे, मतलब फ्लूइड किसके अंदर इकट्ठा होता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइड्रोसील।
स्क्रोटम, पेल्विस, पेनिस या फिर एपीडी डायमिस। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कि स्क्रोटम के अंदर अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइड्रोसील।